हमारे बीच में सभी के साथ साथ आज जितने लोग यहाँ आए हैं आकाश आनंद जी को सुनने के लिए, मैं आज आपको दे ये राजनीतिक जनसभा है। ये राजनीतिक जनसभा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जब जब किसी ने गिराने की कोशिश करी, बहुजन समाज पार्टी को हमेशा बहुजन समाज पार्टी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे सर समाज के लोग हैं, यहां तक हमारे बीच में जो हम देख रहे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में पूरे देश में चलने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी दिल की गहराई से उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में जो समय दिया है, मैं अपनी दिल की गहराई से उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, आज जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जो हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए आज जो राजनीतिक हालात पड़ रहे हैं, यहां 4 कैंडिडेट चल रहे हैं। मैं ये मानता हूं किसी लोग जितने भी कैंडिडेट हैं 1 वोट से शुरुआत करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 3 लाख से 4 लाख वोटों से शुरुआत करेंगे, जो हमारा बेस वोट हैगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं सर समाज के साथ साथ पाल प्रजापति कश्यप शाक सैनी के साथ साथ जाट समाज के भाइयों के साथ साथ गुर्जर समाज के भाइयों के साथ साथ मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं। ऐ मुस्लिम समाज के लोगों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आज वक्त है, आपने पहले भी हमेशा जिता कर भेजा है, और ये वो सीट है जो सीट बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार 1989 में जीतकर आपके साथ रहने का काम किया था। आज वो कड़ी है कि आज आपके बीच में मैं आपसे अपील करता हूं, खासकर मैं सर समाज के साथ साथ मुस्लिम बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि आपके बीच में एक एक मुस्लिम समाज का वोट और एक एक सर समाज का वोट, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना है और समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना है, तीसरे की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये लोग डरा के वोट लेते हैं। ये भाजपा और सपा के लोग डरा के वोट लेते हैं। कैसे डराते हैं हम आपको बता दें, अगर मेरी बात सही है तो आप मान लेना। ये डरा के वोट ऐसे लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू भाइयों को डर किसका दिखाती है? मुसलमानों का डर दिखा के भाजपा वोट लेती है, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेती है। ये केवल डराने का काम करते हैं। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं? बताओ, ये डरा के ही तो वोट लेते, बताओ आप सहमत है कि नहीं है? तो ये डराने वालों को, इनको 1 मिनट के अंदर इनको जवाब देना जरूरी है कि अब डर के वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि ये भाजपा और सपा के लोग डरा के वोट लेते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिला के वोट लेती है, सर समाज को छोड़ के वोट लेती है। इसलिए मैं आगाज देता हूं, मैं अपनी बात आपके बीच में बार बार करता रहूंगा, लेकिन आकाश जी का हमारे पर आदेश हुआ कि भाई राइन साहब आप भी कुछ बोलिए, तो मैं आपको गुजारिश करता हूं आकाश जी से, आकाश आनंद जी से, कि मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, आए और इस जन समूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माने आकाश आनंद जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी आप संघर्ष करो, आकाश जी आप संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। आइए आकाश जी। जय भीम। ऐसे लग नहीं रहा कि नगीना हमें प्यार से पुकार रही है। एक बार जय भीम ऐसा करे कि लखनऊ तक आवाज जाए, जय भीम। साथियों, यहां पर आज मौजूद सर्व समाज में से हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरा सलाम। और बाकी सब समाज के रिलीजन
रीजन के सभी व्यक्तियों को, भाइयों बहनों को जो आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जो आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद व शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, साथ साथ में आज यहाँ मंच पे मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ व छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण जिन्होंने इस सभा को इतनी बड़ी सक्सेस बनाने में अपना पूरा समय दिया, तो उन सब को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में कुछ जरूरी बातें रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर इस मिशन, मूवमेंट और पार्टी को नई ऊर्जा देने का जो काम किया तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार महसूस किया है कि हमारे भोले भाले कार्यकर्ता को ये अफवाह फैलाते हैं, उनके बीच में ये अफवाह फैलाते हैं कि जी हाथी इसलिए नहीं चल पा रहा पिछले कुछ सालों से क्योंकि वो किताब के बोझ से दब चुका है। साथियों, ये किताब का बोझ का जो आरोप हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, ये अफवाह जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाई जा रही है, इसको आज मैं सीधे हाथ आप लोगों के बीच में रख के इसको क्लियर करना चाहता हूं। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में न्यूज चल रही है। क्या आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर सुनी? आप लोगों ने खबर सुनी? अगर जिसने नहीं सुनी, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में आपके सामने रखता हूं। ये हमारे किताब के जो अफवाह फैलाने वाले विपक्षी लोग हैं उनके लिए। साथियों,
पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे के रूप में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबका नाम है, सिवाय एक के। क्या आप जानते हैं किस पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चिट्ठे में नहीं आया? साथियों, आपकी बीएसपी सही कहा। एक बार जोर से बोलिए कि कार्यकर्ता यहां पर अपने तन मन और धन से इस पार्टी को चलाता है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के तन मन धन से हमेशा से अपने चुनाव लड़ते आई है और आगे भी अपने कार्यकर्ताओं के समर्थनों के धन से ही अपना चुनाव लड़ती आएगी। साथियों, इन पूंजीवादी पार्टियों के हथकंडे जो किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ा सा और बात करेंगे। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती है। ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा। करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका विचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते। किस बात की शिक्षा दी है उन्होंने पिछले 10 साल में? साथियों, अगर आप बोलते हैं कि इंडिया को आप वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बेस फाउंडेशन एजुकेशन होती है, हमारी शिक्षा होती है। और आप अगर भारत से अमेरिका में काम लोगे, अगर आप भारत से चाइना में काम लोगे, अगर आप भारत से यूरोप से काम लोगे, तो आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? भाई आप उनसे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे अंग्रेजी में ही उनसे बात कर पाएंगे। परंतु भाजपा की पिछले 10 साल की सरकार में शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आज हमारे बच्चे अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं बोल पाते। और ये मैं अपने मन से नहीं, सरकार के सर्वे और डेटा रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। तो पूछिए भाजपा की सरकार से
कि ना तुम पेपर पूरे करा पाए, ना तुम हमारे बच्चों को प्लस माइनस सिखा पाए, ना तुम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा पाए, तो किस बात की तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा दी? उन्होंने आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है साथियों। ये बात शिक्षा के साथ साथ आपके भविष्य का है। तो आप एक बार जरूर उनसे पूछिएगा कि भाई साहब, पिछले 10 साल में आप ना ही साका खाली सेंटर में नहीं, यहां उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में भी आसीन है और आपके हालात कहीं पे भी सुधरे नहीं। तो इस बारी किस मुंह और हक से आप हमसे वोट मांगने आए हैं? साथियों, वैसे तो केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत ढिंडोरा पीटती है। जहां जाती है वहां बताती है कि डिजिटल इंडिया ये, डिजिटल इंडिया वो, भारत यहां जा रहा है, भारत वहां जा रहा है। पर हकीकत तो ये है साथियों कि आज 65% से ज्यादा स्कूलों में आज एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते। 35% से ज्यादा, 35% से कम स्कूलों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। साथियों, जो बच्चे किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ने में तो बहुत तकलीफ, कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल से निकल जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, तो उसके लिए अब रोजगार के मौके नहीं। कैसे नहीं? साथियों, बीजेपी की सरकार के दौरान आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। ये जो बोलते हैं कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 में बहुत बड़ा वादा लेके आए थे। सबने इसी नाम पे वोट दिया था कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आज 3 में से 1 बच्चा बेरोजगार घूम रहा। साथियों, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक हेडलाइन आपके सामने पढ़ता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ओपनिंग कितनी थी? 1000 पोस्ट एक क्लास 4 की नौकरी के लिए। पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है पिछले 10 साल में भाजपा सरकार का एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे रिकॉर्ड। साथियों, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्र के सारे मंत्री बड़े गर्व और फख्र से बोलते हैं कि भाई हमने आज तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई मुफ्त में राशन देने की कि आज 80 करोड़ लोग भारत के वो स्कीम के अंदर उसका फायदा उठा रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपके मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार
2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का। साथियों, सुरक्षा के मामले में इनके ऊपर कोई टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। मैं इनके बस एक नोटिस के बारे में आपको बताता हूं, वो आपको इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सही तरीके से समझा देगा। यहां के मुख्यमंत्री जी एक दिन नोटिस जारी करते हैं कि आज से लड़कियों को शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस लेना मना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब साथियों, जो ऐसी गाइडलाइंस पॉलिसीज इशू करे, उसके राज्य में, उसके रहते हुए इस प्रदेश में कौन सी बेटी सुरक्षित होगी? आप अगर अपने बेटी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखेंगे? साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो। साथियों, इनके फाइनेंशियल विजडम, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, ये कितने अच्छे हैं भारत के व्यापार में, ये मैं आपको एक और स्टेटस, एक फैक्ट के बारे में एक फैक्ट बताता हूं और उससे ज्यादा मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। साथियों, जब केंद्र की सरकार में भाजपा आसीन हुई थी तो केंद्र की सरकार पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में ये 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर आज 152 लाख करोड़ हो चुका है। इतनी ही अच्छी इनकी फाइनेंशियल नॉलेज है, इतना ही अच्छा इनका बिजनेस सेंस है। ये इंडिया को भारत देश में एक लार्जेस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर कर्जे पे चौड़ना है तो भाई साहब, हमें ऐसी सरकार और ऐसा चौड़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ, तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं। इन्होंने साथियों हर स्तर पे आपके साथ धोखा किया है और अब आपका समय आ गया है इनसे सवाल करने का कि भाई किस तरीके से तुम सरकार चलाते आए हो। अब समय आ गया है इनको इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने का। साथियों, ये लोग पिछले 10 साल से आपके साथ हैं, ये 10 साल से आप पे राज करते आए हैं और आज भी जब ये आपके बीच में आएंगे तो अगले 15 साल का सपना दिखाएंगे। ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे आपको। साथियों, मैं बहन जी का गवर्नेंस मॉडल आपके सामने रखता हूं। हम 2007 में सत्ता में आए थे और हम 2012 तक सत्ता में थे, पर आज भी बहन जी के ऊपर से गाइडलाइंस है कि आप आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आपने पिछले 5 साल में क्या किया आप वो बताएंगे। जनता को पता होना चाहिए कि आपकी कार्यशैली कितनी मजबूत है, वो आपके भरोसे पे वोट दे, आपके काम पे वोट दे। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के कुछ काम आपके सामने रखता हूं और आप ही डिसाइड करना कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सही नेता कौन है। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत साथियों, बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों,
बहन जी ने अपनी सरकार में 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया जब वो पैदा हुई, ताकि जब वो 18 साल की हो तो उनको अपने माँ बाप या अपने किसी भाई बहन पे डिपेंड ना होना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देश में पहली बार पैदा होते ही बच्ची 1 लखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहाँ पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहाँ पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, इस स्कीम के दौरान बहन जी ने अपनी बच्चियों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्चे थे। हमने कभी इधर उधर पैसा नहीं उड़ाया। बहन जी ने हमेशा बहुत टारगेटेड, बहुत सटीक तरीके से सही जगह वो पैसे का इस्तेमाल किया, ताकि आने वाली जनरेशन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में प्रदेश में कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सेंटर्स में 27% सीटों की आरक्षण तय की। साथ ही साथ इसमें पहली बार सरकारी कॉलेजेस में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण हॉस्टल्स में तय किया। साथियों, बहन जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। वो चाहती थी कि हर बच्चा पढ़े, हर समाज, हर वर्ग का बच्चा पढ़े। किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसा एक मुश्किल ना बन पाए। यहाँ पे पिछले 10 साल से कांग्रेस, बीजेपी की सरकारें चलती आ रही हैं विभिन्न प्रदेशों में, और सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार। क्या आप उनसे पूछिए कि भाई तुम फ्री की राशन की बात करते हो, कितने कॉलेजेस बनवाए तुमने, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने बच्चों को तुमने पढ़ाया? सवाल आपके भविष्य का है साथियों। आपके आज वोट डालने से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया है, आज आपके बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की। हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन लोग खाली सरकारी नौकरियों में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने पैरों पर बिजनेस खड़ा कर खड़े होंगे। साथियों, वो अपने आप को नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने लायक बनेंगे। बहन जी ने हमेशा से आप सबके लिए, हमेशा आगे के लिए सोच के काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने कृषि व संबंधित कार्यों में सबसे पहले मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया। साथियों, साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, ताकि उन सभी लोगों को फाइनेंशियली लाभ हो सके। साथ ही साथ बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। और साथियों, अपने 5.5 साल के शासनकाल में 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों पे, पदों पे नियुक्त किया गया। और साथियों, आप जानकर हैरान होंगे, ये सारे काम बहन जी ने तब किए
जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल नॉलेज के एक सेंसिबल तरीके से गवर्नमेंट रन करना। साथियों, बहन जी ने कभी सरकारी खर्चे से अपनी सरकारी नीतियों को चमकाने का काम नहीं किया। जो आप सब जानते हैं, भाजपा बखूबी जानती है। 100 करोड़ सैंक्शन करेगी पॉलिसी के लिए, उसमें से 75 करोड़ रुपए उसको एडवर्टाइज करने के लिए खर्च देगी। बहन जी ने कभी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने आपके टैक्स के कमाए हुए पैसे को बखूबी समझा कि वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और सब जगह वो बांटने का काम किया, क्योंकि वो हमेशा से चाहती हैं कि बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। साथियों, मैं दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी आपसे बोलूंगा कि काम ले इस बारी। दिल से आदमी भावुक होके बोलता है, भावुक होके एक्शन लेता है। कभी लगता है कि यार मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त यार के यहाँ घटना हुई तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊं, मैं भी आंदोलन करूं, मैं भी पुलिस से झगड़ूं, मैं भी एसपी और डीएम से लड़ूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, ये भी तरीका होता है, बट ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं रहा। कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतरकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हमारे लोगों ने हमेशा सूझबूझ और दिमाग से काम लिया। बहन जी ने हमेशा समझाया कि साथियों, सड़क पे उतरकर झगड़ा कर कर आपको आपके लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूक करके वोट डाल के अपने लोगों को तख्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए न्याय मिलेगा। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी
किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहां पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल तुम आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो, सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे, अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे, परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये उतने ही बेकार है जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों आपको इन सब से बच के और संभल के रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके कार्यकर्ता आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना होगा। साथियों आगे की 3 लाइनें मैं वो बोल रहा हूं जो बहन जी ने मुझसे बोला लिखा बोलने को। साथियों ये मैं बहन जी के शब्द आपसे दोहरा रहा हूं। बहन जी ने कहा कि उनकी खास तौर से आदरणीय बहन जी की अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोगों को हर मोर्चे पे सावधान रहना होगा। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना सके, आपका वोट कोई लूट ना सके, आपका वोट कोई किसी तरह कब्जा ना सके। साथियों जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी विभिन्न आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपका वोट का कोई दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला पुरुष व सभी युवा साथियों को आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए इस वोट की ताकत को आप ज़ाया ना करें। साथियों अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आप सभी को अपने महान सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। आप सभी का मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ पे हम सबको सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मौजूद सभी मीडिया बंधु, हमारे बीवीएफ के नौजवान साथी, हमारे स्टेट के कमेटी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ बीएसपी को विजय बनाएं और बहन जी के हाथ मजबूत करें। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती